हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए गणित का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। यानी कि ये सभी पर्सन जो ना दोस्तों मैथ का MVVI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 14 फरवरी के दिन काफ़ी सारे पर्सन जो ना दोस्तों इसी वीडियो से आने वाला है, क्योंकि ये सभी पर्सन जो ना दोस्तों गणित का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ वायरल पर्सन यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे जिस भी विद्यार्थियों का यहाँ पे गणित कमजोर है, तो आप यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते, समझ लेते ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे पर्सन जो ना दोस्तों परीक्षा में यहीं से आएंगे, मेरा गारंटी। इसलिए जो ना दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए जाना है। और दोस्तों यहाँ पे आप अपना कॉपी कलम उठाइए और यहाँ पे मेरे साथ जो ना दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा ना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जो है ना जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप जो है ना फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कीजिए ताकि यहाँ पे जल्दी से आज का धमाकेदार क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर पर्सन से। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, आप भी जो है ना एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे AP दिया गया है, इसके 7वें पद का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 5,7,9,11 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसके 7वें पद का मान ज्ञात करना है। 7वां पद कहने का अर्थ यहाँ पे आपसे A7 अर्थात A+6D यहाँ पे ज्ञात करने पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा। 7वां पद को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A+6D, यानी कि यहाँ पे D में एक जो है ना हमेशा कम लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कहने का अर्थ कोई भी पद पूछे, 7वां पद 8वां पद, तो यहाँ पे आपको D में एक कम लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, A+6D कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे A पता होना चाहिए। A का मान देखिएगा दोस्तों कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। और यहाँ पे D अर्थात सारांतर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, यानी कि 7 में हम लोग 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देख सकते हैं 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख चुके हैं कि 7वां पद जो होते हैं ना दोस्तों, इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होते क्या होते हैं, A+6D होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए A जो होते हैं प्रथम पद, जो कि यहाँ पे 5 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 + 6 गुना D का मान देख सकते हैं दोस्तों 2 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 5 + 6 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया 17, तो यहाँ पे ऑप्शन C में आपका दिया गया, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे ना, तो आप चुटकियों में कुछ इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके एग्जाम में 7वां पद 8वां पद 11वां पद 12वां पद कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि 12वां पद क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों A+11D कर दीजिएगा ना 12वां पद को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे A+11D करके देखिए तो इसका मतलब 12वां पद क्या होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से फटाफट से बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 100% इस तरह के प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं AP दिया गया है 21,18,15 का। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है ना शून्य है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे कौन सा पद शून्य है, अर्थात यहाँ पे AN का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 0 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों A यानी कि प्रथम पद कितना है 21 है, और यहाँ पे D अर्थात सारांतर को आपको पहले ज्ञात करना होगा। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे 18 में कितना घटाएंगे, 21 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A और D दोनों प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पे AN के माध्यम से N इजिली हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी पूछे कि कौन सा पद शून्य, तो कहने का अर्थ है कि N ये जो होगा ना 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पद पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पद जब भी बोलेगा तो आपको N का मान ज्ञात करना होगा। किसका मान ज्ञात करना होगा, N का मान। तो यहाँ पे N बराबर वाट हो जाएगा ना। तो फ्रेंड, यहाँ पे AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा A+N-1 × D होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। किसके बराबर, 0 के बराबर है। तो A अर्थात प्रथम पद यहाँ पे कितना है दोस्तों, 21 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 21 को लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आपको N तो ज्ञात करना होगा ही, N ×
और दोस्तों यहाँ पे डी का मान देखिएगा जो कि -3 आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -3 लिख देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखिएगा n-1 इंटू -3 है ना, इसको ऐसे छोड़ देते, इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। और दोस्तों ये +21 है तो ये शून्य की तरफ जाएगा तो -21 हो जाएगा ना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 3 का पढ़ा में जो ना दोस्तों 7 टाइम्स में कट जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे n-1 का मान कितना आ गया है, 7 आ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग n को ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ पे -1 है ना, ये 7 की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 + 1 यानी कि आपका 8 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 8वां, यानी कि 8वां पद क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न जो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। जब भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ना, तो चुटकियों में आप कुछ इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एपी दिया गया है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका सारांतर क्या होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो सारांतर कहने का अर्थ है डी का मतलब होता है दोस्तों, दूसरा पद में हम लोग क्या करेंगे, पहला पद को घटा देंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये आपका प्रथम पद होते हैं जिसको हम लोग A1 कहते हैं, और दोस्तों ये दूसरा पद A2 होते हैं, ये तीसरा चौथा इसी तरह अनंत तक जाता है, AN तक जाता है। तो यहाँ पे हमको किस किस की आवश्यकता है, तो दूसरा और पहला पद की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों दूसरा पद का मान कितना दिया गया, 10 दिया गया। तो यहाँ पे 10 माइनस A1 का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो यहाँ पे 10 में जब हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में है, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि जब एपी के प्रथम पद अर्थात यहाँ पे ए का मान कितना है, 2, और यहाँ पे सार्वंतर अर्थात डी का मान कितना है दोस्तों, 3 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एपी के 3 पद क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से इसको शानदार तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ए का मान जो दिया गया है ना कितना है, प्रथम पद 2 है, और यहाँ पे डी का मान कितना दिया गया है दोस्तों, सार्वंतर 3 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, सार्वंतर यहाँ पे आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एपी के 3 पद क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एपी के 3 पद, यहाँ पे प्रथम पद ए होते हैं, दूसरा पद हम लोग A2 कहते हैं, और दोस्तों तीसरा पद A3, यानी कि ये तीनों पद आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे पहला पद तो प्राप्त है ही 2, उसके बाद यहाँ पे ए की जगह कितना लिखेंगे, ए ही रहने देते हैं, A1 कह सकते हैं, A1 की जगह ए लिख देते हैं, और दोस्तों दूसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+ D लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे तीसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। ठीक है, A+2D। तो देख सकते हैं ए यानी कि प्रथम पद का मान 2 दिया गया, तो 2 को उतार लेते हैं, A+D कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 2 + 3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं सिंपली, तो यहाँ पे ए अर्थात यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 + 2 इंटू डी का मान देखिएगा दोस्तों कितना है, 3 है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका देख सकते हैं 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2, 5, 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न जो है आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर आपको प्रश्न वगैरह समझ में आता है तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि यदि P+1, 2P+1, 4P-1 एपी में है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि P का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जब भी एपी में होगा तो ये क्या होगा दोस्तों, मतलब जो सारांतर होगा ना वो आपका बराबर होगा, यानी कि 2 पदों का अंतर क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। कहने का अर्थ है तो यहाँ पे D1 जो इक्वल होगा ना, किसके इक्वल होंगे, D2 के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये सभी आपका एपी में है। तो एपी का कंडीशन यही है कि 2 पदों का अंतर क्या होगा, वो आपका बराबर होगा। तो देख सकते हैं D1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 - A1 लिख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे D2 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं D2, तो हम लोग तीसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे P+1 ये आपका क्या है, प्रथम पद, इसको हम लोग A1 के द्वारा दिखाएंगे, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 2P+1 ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, A2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4P-1 जो है ना ये आपका A3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A1 A2 A3 तीनों पता चल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पे P का मान आपका इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं A2 कहने का अर्थ है 2P+1 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2P+1, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे क्योंकि माइनस बाहर में है, और यहाँ पे A1 का मान देखिएगा दोस्तों कितना है, P+1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
p+1 को ऐसे रहने देंगे। तो फिर यहाँ पे देखिएगा a3 का मान कितना दिया गया, 4p-1 दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 4p-1 को उतार लेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे a2 का मान देखिएगा दोस्तों कितना दिया गया, 2p+1 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2p+1 को इसको उतार लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, 2p+1 है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको आप कुछ भी मत कीजिए ना। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों -p, तो यहाँ पे आपको -p हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे कहने का अर्थ है इसको हम लोग ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 4p-1 है तो यहाँ पे 4p-1 को रहने दीजिए। फिर यहाँ पे -2p हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक को यहाँ पे एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 2p में p घटा कितना होगा, p होगा, कितना होगा p। फिर यहाँ पे +1 और ये -1 दोनों कैंसिल हो गया तो p बराबर हो जाएगा आपका 4p में जब 2p को घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 2p आएगा, कितना आएगा 2p। और यहाँ पे -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। एक काम कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में, या फिर एक काम कीजिए p जो है ना दोस्तों 2p को p की तरफ भेज दीजिए। 2p को क्या कीजिएगा आप लोग, p की तरफ भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे p - 2p हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 ना। तो यहाँ पे 2p में जब p को घटाएंगे तो कितना आएगा, -p आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2p बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना आ गया, +2, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये 6 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न गत वर्ष में प्रत्येक वर्ष आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और यहाँ पे 12वां पद 13 और 25 है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका पहला पद क्या होगा। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए छठा और 12वां पद। तो छठा और 12वां पद दिया गया है। तो छठा पद कहने का अर्थ है यहाँ पे आपका a6 का मान कितना दिया गया दोस्तों, 13 दिया गया है, ठीक है। तो a6 का मतलब होता है आपका a + 5d, a प्लस कितना हो जाएगा 5d का मान कितना दिया गया, 13 दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 12वां पद कहने का अर्थ a12 का मान कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग 25 को उतार लेंगे। तो a12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 11d लिख सकते हैं ना। 12वां पद को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 13वां, यहाँ पे क्या है कि 12वां पद 13 है और यहाँ पे आपका छठा पद 13 है, छठा पद ये आपका 13 है और 12वां पद कितना है, 25 है। तो यहाँ पे 12वां पद की जगह कितना लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं ना। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको दोनों को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे d का मान निकल जाएगा। जब d का मान निकल जाएगा तो देख सकते हैं ये दोनों a कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 11d में जब 5d घटेगा तो कितना आएगा, 5 आपका कितना हो जाएगा 11d, यानी कि -6d हो गया। और ये आपस में दोनों में घट के कितना आएगा दोस्तों, -12 आएगा ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो d का मान कितना आ गया, कितना आएगा 12/6। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 12 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे d का मान 2 आ चुका है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 में d का मान को रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पे a + 5 गुना d की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, बराबर आपका 13, बराबर कितना हो जाएगा 13। तो एक काम करते हैं, a + 5 गुना 10 हो जाएगा बराबर 13, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि a को ऐसे छोड़ देते हैं, d प्लस में है, यहाँ पे +10 है, तो ये जब 13 की तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो 13 - 10, तो 13 में जब 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है पहला पद, यानी कि a का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों द्विघात समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विविक्तर क्या होगा। तो विविक्तर को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, कैपिटल डी के द्वारा दिखाते हैं। तो कैपिटल डी अर्थात डी मतलब विविक्तर या विवेचक भी कर सकते हैं। तो डी बराबर पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, b² - 4ac हो जाएगा ना, b² - 4ac। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले ABC को पता कर लीजिए। तो यहाँ पे a जो होगा ना x² का गुणांक हो जाएगा, जो कि 1 है। और यहाँ पे b जो होगा ना दोस्तों माइनस मतलब 15 हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक, x का कोफिशिएंट, और c जो होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं, जो 50 दिया गया है। तो यहाँ पे b का मान देखिएगा दोस्तों -15, कितना दिया गया है, -15। तो यहाँ पे -15 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a का मान देखिएगा कितना दिया गया है, 25 है।
ए का मान कितना है 25। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सी का मान देखिएगा कितना है 50 है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 50। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए -15 को जब -15 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225। कितना होगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक क्लास को कीजिए, 225 हो जाएगा क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास अभी हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 को हम जब 50 से गुना करेंगे, 50 को किससे गुना करना है आपको 100 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5000 नहीं होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कौन है दोस्तों। तो फ्रेंड यहाँ पे एक जगह यहाँ पे हम मिस्टेक किए थे कि ए की जगह हम लोग 25 लिखे थे, तो यहाँ पे 25 नहीं लिखना है क्योंकि ए की जगह 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 25 अगर 25 चौका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 225 में जब हम लोग 200 को घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा ना। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिएगा क्या कराएगी, यदि समीकरण bx² + x + c = 0 का मूल समान है, यहाँ पे मूल समान है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सी का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि मूल समान है, जब भी मूल समान होगा तो विविक्तर अर्थात डी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो डी का मतलब होता है b² - 4ac, क्या होता है b² - 4ac, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे a का मान देखते, a किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे b जो होगा ना दोस्तों a के बराबर हो जाएगा, नहीं समझे। x² का कोफिशिएंट वो क्या होता है a होता है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो बी होते हैं एक्स का कोफिशिएंट जो कि ए है, और यहाँ पे सी किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए के जगह कितना लिखेंगे दोस्तों बी लिखेंगे क्योंकि ए की जगह बी है, और यहाँ पे सी है तो सी बराबर 0। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सी का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक काम कीजिए कि ए स्क्वायर को ऐसे छोड़ दीजिए, बराबर -4ac, 0 की तरफ जाएगा तो +4bc हो जाएगा ना, BC। एक काम करते हैं, हमको C चाहिए तो C को ऐसे छोड़ देते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों a² बटे, ये 4b गुना में है तो बटे हो जाएगा, तो a² बटे 4b। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में आपका दिया गया है a² बटे 4b, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक जब भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए डी पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या होता है दोस्तों b² - 4ac होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac को उतार लेंगे, तो b देखिएगा दोस्तों b x का कोफिशिएंट जो कि -4 दिया गया है, तो यहाँ पे आपका -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना ए की जगह कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और दोस्तों सी की जगह कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे ना। चलिए -4 को 4 से गुना करेंगे, -4 को -4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस प्लस। उसके बाद यहाँ पे 4 दूना 8, उसके बाद देखिएगा 4 दूना 8 या 24, तो 24 में जब यहाँ पे 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा -8 आएगा। तो देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका दिया गया, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण देख सकते हैं, इसका घात क्या होगा, तो x² + 5x - 6 = 0 का घात पावर पूछ रहा है। तो फ्रेंड घात जब भी पूछे ना तो आपको क्या पता लगाना है यहाँ पे कि इस द्विघात समीकरण का उच्चतम घाती उस बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पे उच्चतम घात हाईएस्ट पावर कितना है दोस्तों किसी भी चर राशि के ऊपर, तो 2 है, देख सकते हैं यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे उच्चतम घात कितना हो गया, पावर में कितना है 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया गया है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ पे जब भी मूलों की प्रकृति पूछे तो आपको क्या करना है दोस्तों, डी निकालना है, विविक्तर निकालना, चेक करना है यहाँ पे। तो डी बराबर क्या होता है दोस्तों, b² - 4ac होते हैं, तो यहाँ पे 4ac कर देंगे। तो b जो होते हैं x का गुणांक होते हैं, जो कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a की जगह कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे और c की जगह -1 लिखेंगे ना। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4, तो यहाँ पे 4 और 1 कितना होगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे d का मान कितना आया है 5 आया है, d का मान कितना आया है 5, d बराबर 5, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि विविक्तर जो है ना दोस्तों 0 से बड़ा है, ये 5 क्या 0 से बराबर है, बड़ा है ना, 0 से बड़ा है d, यानी कि विविक्तर। जब भी d 0 से बराबर होगा तो इस कंडीशन में इसका क्या हल होगा, वास्तविक तो होगा और इसका
असमान होगा, वास्तविक और असमान। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे डी जो है शून्य के बराबर हो जाता तो इस कंडीशन में इसका क्या हल हो जाता है दोस्तों, वास्तविक और समान हल हो जाता है ना। अगर यही कंडीशन में डी यानी कि विविक्तर शून्य से छोटा होता तो इस कंडीशन में क्या होता कि इसका कोई भी हल नहीं होता, यानी कि वास्तविक नहीं होता ये। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बिंदु P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है। तो जब भी यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से दूरी पूछे तो इसके लिए आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है √x² + y² का ना। तो देखिएगा दोस्तों x कौन है, यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस करेंगे 8, यहाँ पे y कौन है 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा -6 को 2 बार गुना करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, प्लस 8 8 64, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, √100 हो जाएगा। और ये 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 इकाई, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया गया P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यानी कि निर्देशांक पूछ रहा है। तो मिडिल पॉइंट का जब भी कोऑर्डिनेशन पूछे तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा। तो x बराबर होता है आपका x1 + x2/2, ठीक है, ये आपका x के लिए होता है। और दोस्तों y जो होते हैं ना इसके लिए फॉर्मूला होते हैं y1 + y2/2, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिएगा ये जो x1 होते हैं आपका, ये x2 होते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे x1 का मान दिया गया -4, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे। और यहाँ पे x2 का मान देख सकते हैं 8 है, तो /2 कर देंगे। तो यहाँ पे 8 में 4 गया, कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, तो 4/2। फिर इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखिएगा y बराबर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, y1 + y2। तो यहाँ पे y1 जो है ना 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे y2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे /2 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 6 2 8 हो जाएगा, 8/2, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 चौका 8। तो यहाँ पे 2,4 देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, ठीक है। तो हम आपको बार बार बताते हैं दोस्तों, देखिएगा ये आपका कार्तीय तल हो गया ना। ये जो पहला होता है आपका +, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं ना, ये आपका प्रथम चतुर्थांश हो गया। और दूसरा चतुर्थांश जो होते हैं द्वितीय पाद कहते हैं, ये -, होते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा चतुर्थांश होते हैं, दूसरा। और ये तीसरा चतुर्थांश होते हैं जो कि आपका -, होते हैं, ये आपका तीसरा चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका होते हैं +, होते हैं, क्या होते हैं, +, ये आपका चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -, है, -, तो कौन सा चतुर्थांश में, द्वितीय पाद में। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है दोस्तों, कोटि कहलाता है, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, y निर्देशांक भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा ना, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये सर्किल है, और इसकी जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, यही सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डी यानी कि व्यास कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है, जो कि त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे कोर्स क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यदि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपका सर्किल है, क्या है दोस्तों, सर्किल, अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं, आपका सर्किल है और बाह्य बिंदु यहाँ पे ये है। तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है उसकी संख्या आपको बताना। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 ही को खींच सकते हैं, कितने, 2 ही। और दोस्तों वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कौन सा संबंध मतलब होता है। तो आपको हम बार बार बताते हैं, ये आपका वृत्त हो गया, और वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है ना दोस्तों, क्या होती है, समान होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों, काफी सिंपल प्रश्न है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर।
ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2r बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा, 4/2। इसको जब हम लोग काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे r का मान कितना आ गया, 2 मीटर, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे उस अर्धवृत्त की क्या निकालना है, परिधि निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए इसको भी हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। तो अर्धवृत्त की परिधि जो होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, r इंटू, देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रश्न को अच्छी तरीके से घोल के पी लीजिएगा। तो यहाँ पे इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2। क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2। और यहाँ पे देखिएगा r यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पे पाई की जगह 22/7 रख देंगे, 22/7 प्लस 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 इंटू, इसके लिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7 इंटू यहाँ पे 22 और 14 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3, और बट्टे में 7। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 7 से 7 कैंसिल होकर कितना बचा, 36 बचा। कितना बचा, 36 सेंटीमीटर इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। ठीक है, तो फ्रेंड ये संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण। ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 और 19 के बीच समांतर माध्य निकालना है। तो फ्रेंड समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों की संख्या बटे, आंकड़ों का योग पहले होता है। क्या होता है, योग बटे आंकड़ों की संख्या, कुल संख्या भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे योग यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपली, 13 प्लस 19 को जोड़ दीजिए, बट्टे कर देंगे आंकड़ों की संख्या। टोटल यहाँ पे आंकड़ा कितना, 2 आंकड़ा है ना, तो यहाँ पे बटे 2 कर देंगे। दोनों को ऐड करते हैं तो 9 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1 2 और 1 3 बटे 2, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा सही उत्तर। समांतर माध्य कितना निकल के आ गया, 16, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये भी समझ में आ चुका होगा। आप कॉपी कलम उठाइए, फटाफट से एक एक क्वेश्चन को हल करने का कोशिश कीजिएगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माध्य 6 है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी परीक्षण है ना इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपका है 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये x भी है, एक इसके अंतर्गत आते आंकड़ा x भी है। तो क्या है, इसका माध्य कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। आपको पता होना चाहिए सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। तो कितना परीक्षण है टोटल, 1 2 3 4 5 को परीक्षण है, तो बटे 5 कर देंगे। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, काम करते हैं, इसको ऐसे चढ़ने दीजिए, इसको पहले ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 6 बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये को रहने दीजिए। तो ये इसको ऐड कर देते, 5 4 9 हो गया, 9 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो गया। 12 और 17 कितना हो जाएगा, 29 प्लस एक्स बटे आपका 5 हो जाएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 6 5 30 हो गया, बराबर हो जाएगा 29 प्लस एक्स। एक काम करते हैं, एक्स को ऐसे चढ़ाने दीजिए, तो 30 माइनस 29 कर देते हैं। तो 30 में 29 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पासा जो होते हैं ना उसमें कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकते हैं पासा में, पहले देखिएगा दोस्तों, पासा में क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, और यहाँ पे 6 होते हैं। तो पासा में ये संख्या अंकित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 1 हो सकते हैं, फिर यहाँ पे 3 हो सकते हैं, फिर यहाँ पे 5, ये सभी क्या अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितना है दोस्तों, टोटल यहाँ पे 3 है। कितना है, 3। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए प्रायिकता बराबर क्या होता है दोस्तों, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 बटा, और यहाँ पे कुल परिणाम,
तो पासा में टोटल परिणाम कितना है 6 है, तो यहाँ पे बटे 6 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 3 का 3 3 दूना 6 यानी कि 1/2। 1/2 देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में आपका दिया गया, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिए। एक सिक्का को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए एक सिक्का है आपका, एक सिक्का ये है और एक सिक्का मतलब एक ही सिक्का है, ठीक है। सिक्का में क्या क्या होते हैं, चीत और पट होते हैं। ये आपका चीत हो गया, क्या हो गया दोस्तों, चीत, और ये आपका क्या हो गया, पट हो गया। चीत पट जिसको हेड टेल कहते हैं, ठीक है। तो सिक्का में 2 गो होता है, चीत और पट। तो यहाँ पे आपको पता ये होना चाहिए कि इसमें कुल परिणाम कितना है। तो देखिएगा चीत और पट यानी कि 2 गो परिणाम है, कुल परिणाम कितना है 2, और यहाँ पे क्या लाना है दोस्तों, चीट लाना है। तो यानी कि एक ही को चीज़ लाना है ना, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी सिंपल प्रश्न है। तो निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यहाँ पे 3 है और यहाँ पे गुणनफल 10 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, सॉरी यहाँ पे 3 दिया गया है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल जो कि यहाँ पे -10 दिया गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। चलिए इसको शानदार तरीके से हल करते हैं। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे ए को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको भी ऐसे रहने दीजिए, फिर प्लस कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शून्यकों का योग 3x, फिर प्लस यहाँ पे कर देंगे अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना है दोस्तों 10 है, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और दोस्तों ए जो होते हैं ना हरों का एलसीएम होते हैं, तो यहाँ पे हर के नीचे 1 है तो यहाँ पे ए की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, सभी से गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो 1 को जब इस सभी से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया गया, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कौन बहुपद नहीं हो सकते हैं, जो भी चर राशि बट्टे के फॉर्म में रहे, जो भी चर राशि किसके फॉर्म में रहे, बट्टे के फॉर्म में, या भी जो भी चर राशि के अंदर रूट रहे करनी रहे, तो आपका क्या हो सकता है, बहुपद नहीं हो सकता है, हरगिज नहीं हो सकता है। या फिर जो भी चर राशि के ऊपर कोई ऋणात्मक चिन्ह रहे, ठीक है, वो बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये तो बहुपद होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे चर राशि बट्टे के फॉर्म में, ये बहुपद होगा, जी हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स बाहर में है, रूट के अंदर नहीं है, यहाँ पे रूट 2 है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बी को भी देख कीजिए, चेक कर लीजिए, ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यहाँ पे एक्स के बराबर 3 है, लेकिन यहाँ पे अचर राशि क्या है कि बटे के फॉर्म में रह सकता है, यहाँ पे चर राशि का कंडीशन अप्लाई होता है इसमें, और ये आपका बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें बटे एक्स है, यानी कि एक्स प्लस 1/x बहुपद नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको शानदार तरीके से हल करते हैं। देखिएगा मूल बराबर है, पहला आपका एक अल्फा है तो दूसरा आपका क्या है दोस्तों, अल्फा है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, परंतु विपरीत चिन्ह के है, ये अल्फा है तो ये आपका माइनस अल्फा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा, ए अर्थात यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट। एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो मतलब शून्यकों का योग बराबर क्या होते हैं, -b/a होते हैं, क्या होते हैं, -b/a। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अल्फा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर बी माइनस, देखिएगा बी जो है एक्स का कोफिशिएंट जो कि ए माइनस ए हो जाएगा, बटे ए जो है 1 है। तो यहाँ पे ए मतलब अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 0 बचा, तो -a/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो जब भी दशमलव प्रसार पूछे तो आप क्या कीजिएगा, हर का अभाज्य गुणन कर लीजिए। तो यहाँ पे हर का अभाज्य गुणन कर लेते हैं,
तो 15 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। और ऊपर में कितना है दोस्तों 6, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। हालांकि नहीं भी तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में 2 बच गया, नीचे में 5 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कंडीशन होता है दशमलव प्रतिशत शांत होगा, तो उसके लिए जो भी चर राशि, यानी कि चर राशि तो नहीं कहेंगे, जो भी अगर हर का अभाज्य गुणन करते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात अगर 5 की घात आए, या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 में से किन्हीं एक की घात आए, तो उसका वो क्या होगा दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो देख सकते हैं बट्टे में 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। कितनी हो सकती है, अनंत। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के मैथ्स का काफी महत्वपूर्ण है, 30 महत्वपूर्ण है यहाँ पे वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ा चुकी है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100%, ये सभी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में काफी सारे प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा आपके एग्जाम में प्रश्न है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना, तो उस प्रश्न को रिवीजन कीजिए फटाफट से, क्योंकि समय बहुत ही नज़दीक है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक कीजिए। यहाँ पे डेली क्लास चलती है, डेली क्लास लगातार करते रहिए। क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए, दोपहर में 1 बजे क्लास होती है, शाम 6 बजे क्लास होती है, और यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।